शांगा मांगा, मरी और सौत के बाद आज मुल्क की सियासत में सिंध हाउस को मुल्क के महफूज तरीन मकाम के तौर पर गिरदाना जा रहा है, जहां हिफाजत के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान बकौल उनके अपनी मर्जी से मौजूद थे। गुज़श्ता रोज 10 अरकान के मंजर आम पर आने के बाद आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और सिंध हाउस का दरवाजा भी तोड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुश्तइल हुए और अपने ही नाराज अरकान को घसीट कर बाहर निकालने के नारे भी लगाते रहे। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करके पीटीआई के 2 MNAs और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी खदशात और OIC मेहमानों की आमद के पेश नजर ऑपोजिशन को इश्तियाल से बाज रखने की हिदायत करने वाली हुकूमत क्या अपने लोगों को तशद्दुद से बाज रख पाएगी, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इस वक्त जो सिंध हाउस के बाहर सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस के बाहर धावा बोला गया, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और फिर पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, इस सारी सूरत हाल पर और मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी वजीर बराए इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली GDA की सीनियर रहनुमा फहमीदा मिर्जा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। मैम, सबसे पहले तो ये ऑनगोइंग सिचुएशन जो चली सिंध हाउस के बाहर जो कुछ हुआ, आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? जी, मैं इसको भरपूर एक तरीके से कंडेम करती हूँ और ये बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि अपने मेंबर्स को और अपने लोगों को इन्हें इस चीज़ का रोकना भी चाहिए था और कोई इंतज़ाम भी रखने चाहिए थे कि यहाँ तक लोग ना जाएं। तो ये तो मैं भरपूर तरीके से इस चीज़ को कंडेम करती हूँ, पर मैं ये देख रही हूँ कि पिछले चंद दिनों से सिंध हाउस पे बार बार हमला हो रहा है। कभी आप सिंध से पुलिस उठा के लाके बग़ैर फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के, जो सिंध SSU है वो सिंध सूबे से बाहर नहीं निकल सकती। किस तरह उन्होंने किस लॉ के तहत, कौन से राइट के तहत वो आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एक कैपिटल है, इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल आपके मुल्क का, और जहां वो आके और वो पुलिस, सिंध पुलिस वहां आ जाए और फिर धमकियां दे फेडरल गवर्नमेंट को, आई थिंक ये एक सबसे इलीगल जो चीज़ हुई है कि जिसके ऊपर फौरन ही इदारों को नोटिस लेना चाहिए था। SSU का काम कि पूरी लिस्ट है कि उन्होंने किसको प्रोटेक्शन देनी है, ये नहीं है कि MNAs को देनी है। दूसरी चीज़ आपने देखा, पूरी सिंध काबीना आज यहाँ मौजूद थी, तो ये सिंध काबीना का पूरा इस वक्त यहाँ मौजूद होना और फिर इस तरह MNAs जो डिफेक्ट कर रहे हैं उनका वहाँ मौजूद होना, क्या कोई भी मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई भी शख्स हो वो आराम से देख सकता है कि ये कड़ियाँ जोड़ सकता है कि ये किस रुख में जा रहा है। डॉट्स कनेक्ट करें, इस पर तो बड़े सारे सवालात उठते हैं, लेकिन जो गुज़श्ता रोज से भी ये कहा जा रहा है कि SSU वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें मंगवाया गया है, लेकिन आज जब PTI के अरकान और 2 MNAs ने हमला किया तो फिर प्रोटेक्ट वजीर दाखिला के अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस ने किया। SSU को तो हमने नहीं देखा उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए सामने आते हुए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये इनको अचानक से इंफॉर्मेशन कैसे होती है? इनको था कि इनको ऊपर हमला होगा, उनको 4 दिन पहले सिंध पुलिस को बुला लिया। भाई, आप बुलाने के भी तरीका है, आपको इजाज़त लेनी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कर देंगे? क्या आप हर लॉ ऑफ द लैंड की वायोलेशन होनी है इस मुल्क में? मैं समझती हूँ ये सियासतदानों का फेलियर है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फेलियर है। और मैं, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं जितने चंद दिनों से मैं बार बार टेलीविजन पे आ रही हूँ और मैं बार बार दोनों तरफ के अरकान से कह रही हूँ कि खुदारा मैं देख चुकी हूँ, ये कौम ये देख चुकी है कि किस तरह से कि जब ये आपस में एक हिस्ट्री लगता है मुझे कि रिपीट हो रही है कि आप तारीख के सीधे साइड, राइट साइड पे खड़े हों। मैंने हुकूमतों को जाते भी देखा है, लेकिन जो चीज़ थी कि ये सियासतदानों का कंप्लीट फेलियर है, ये पार्लियामेंटेरियंस का फेलियर है कि क्या वजह है कि इतना ब्लेटेंटली सारी, और इदारे भी देख रहे हैं कि चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो या किसी को टिकट की ऑफर हो या कोई भी किसी किस्म का भी इंसेंटिव हो, और उसके लिए पूरी सिंध काबीना का यहाँ पहुँच जाना, ये आई थिंक ये कौम भी समझ रही है, बिल्कुल दुरुस्त आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन क्या आप भी
जी 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 जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि सियासतदानों अगर अब भी नहीं बैठे तो मेरा ये ख्याल है कि ये पूरे निज़ाम का एक कंप्लीट फेलियर है। ये कहीं की जमहूरियत नहीं है जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो, ये कहीं की जमहूरियत नहीं है। उन सारे एमएनएस को इस वक्त से पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हो रहा है, मैं किसी शख्स के लिए किसी उसकी बात नहीं कर रही थी कि कोई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात हो, नो, मैं इस सिस्टम की बात कर रही हूँ। और जो कुछ देख रही हूँ, आई थिंक कि इससे बड़ी एक मायूसी है। और मैं बार बार इस चीज़ को हैमर करूंगी कि जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन दिस कंट्री। ठीक है फहमीदा साहब, आपके ये पॉइंट तो आ गया, लेकिन क्या आप भी ये समझते हैं कि ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस पे अब एक और पॉइंट और तज्जिया ये सामने आ रहा है कि अगर स्पीकर कौमी असेंबली बर वक्त इजलास बुलवा देते और तहरीक अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई का आगाज हो जाता जब रिक्विजिशन जमा हुई उसके बाद से, और इतना डिले ना होता, तो ये सूरत हाल सामने ना आती? क्या आप समझती हैं कि स्पीकर भी कसूरवार है सारी सूरत हाल के? देखिए जी, बिल्कुल स्पीकर का डिस्क्रेशन है। अपोजिशन ने बड़ा प्लान करके उस टाइम पे मूव किया है, उस टाइम पे किया। क्या ये 23 मार्च के बाद नहीं हो सकता था? क्या ये 25 मार्च तक रुक जाते? नो कॉन्फिडेंस ज़रूर होता, सबसे इसमें कोई वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन ये बड़ा एक सिस्टमैटिकली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और मेरी बड़ी एक खुदा करे कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में, कि एक सिस्टमैटिकली इस OIC कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने की कोशिश है। और ये कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और जो इस्लामोफोबिया के हवाले से आपने देखा, ये देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस। कम से कम उस चीज़ का ख्याल किया जाता, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी मुल्क आइसोलेट करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत एक पॉजिटिव मैसेज था। और आपको पता होगा कि अगर किंग सऊदी अरेबिया के जिन्होंने आना था विटनेस करने आपकी 23 मार्च की आर्मी परेड, देखें वो भी 23 मार्च जो हमारा 75th एनिवर्सरी जो हम मना रहे हैं पाकिस्तान डे की, और 23 मार्च जिसको एक फेस्टिविटी की तरह पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपकी जो परेड होती है यहाँ पे, मैंने वो जज्बा देखा है, हम सब वहाँ मौजूद होते हैं, और वो आपकी एक डिफेंस का जो स्ट्रेंथ है वो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं। लाइव जाता है, पूरी दुनिया को नजर आता है कि आपकी डिफेंस कितनी मजबूत है। उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर्स, मतलब आप सारी फोर्सेस का वहां दिखाया जा रहा होता है। और उसको एक इस तरह ओवरशैडो करना, हमारे पास कितना दिन पहले से एक नेशनलिस्ट किस्म के, मतलब वो सॉन्ग्स, वो माहौल पैदा होता है पूरे मुल्क में, एक नेशनलिज्म पैदा होता है। हम बच्चा पाकिस्तान का झंडा उठाकर, आपका ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन एस्टैब्लिश हो चुका है 23 मार्च के सिग्निफिकेंस के हवाले से। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अब आपसे तहरीक अदम-ए-एतमाद में जो आपकी पार्टी, उसके रोल पर अगर बात की जाए, क्या GDA ने गैर मशरूत तौर पर ओपनली गवर्नमेंट की हिमायत का फैसला और ऐलान कर दिया है तहरीक अदम-ए-एतमाद ने? हमने GDA ने सिस्टम के फेवर में किया था, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, मैं इस पे क्या कह सकती हूँ कि आगे क्या हो सूरत हाल। लेकिन हमने जो भी सपोर्ट एक्सटेंड किया है, हमने एक सिस्टम को बचाने के लिए किया था। और ये हम चाहते थे कि इस चीज़ से, क्योंकि ये मेरा 5वीं दफ़ा है पार्लियामेंट में, मैंने बीबी के साथ देखा है, मैंने वो सारे वक्त देखे हैं कि किस तरह 18 महीने में उनकी हुकूमत गई, किस तरह 23 महीने में गई, और किस तरह मियाँ साहब की हुकूमत गई। अगर ये हुकूमतों का सिलसिला इसी तरह होगा तो इस मुल्क में कोई हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं बड़ी खुश थी जब मैंने देखा था कि 2008 से 2 हुकूमतों ने अपने टेन्योर कंप्लीट किए थे, 2008 से 2013 और 2013 से 2018। उसमें खामियां भी थी, कमजोरियां भी थी, यही माहौल होते थे, सारी बातें, लेकिन एक सिस्टम को चलाया जाता। यानी आप फिर एक जिम्मेदाराना बयान ये दे रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ारत-ए-उज़्मा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल पूरे करे और इसी सिस्टम के तसलसल के लिए आप गवर्नमेंट के साथ खड़ी होंगी?
मैंने ये कहा कि ये हुकूमत को 5 साल अपने पूरे करने चाहिए, क्योंकि वरना आइंदा आने वाली कोई हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकेगी। तो फहमीदा साहबा, हुकूमत के 5 साल पूरे करने के हवाले से क्या इत्तेहादियों में माइनस इमरान के हवाले से भी फिर कोई बातचीत चल रही है और उस पर भी जीडीए को मुशावरत कर रही है? फिर देखिए, अगेन कि वो उनका अपना पार्टी का मामला है, उसमें जीडीए का कोई रोल नहीं बनता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये -1 भी हमने बहुत दफ़ा सुना है, और मुझे बता दीजिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत है? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के बता दीजिए कि किसी में जमहूरियत हो और उस जमहूरियत के तहत वो खुशी से किसी और मेंबर को अलाउ करे। तो मेरा ये ख्याल है कि मुल्क में अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री पार्टी, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कोई मेंबर, चाहे आप पीपल्स पार्टी की कर लें या PMLN की कर लें या आप PTI की कर लें या आप अगर दूसरे को देख लें, तो उनमें अच्छा, जिस फहमीदा साहबा, तहरीक अदम एतमाद में दूसरी सिचुएशन में अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, ऑपोजिशन अगर कामयाब हो जाती है, तो फिर जी आप जुमला कंप्लीट करके सवाल का जवाब मुझे दे दीजिएगा। अगर ऑपोजिशन कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद में, तो फिर जीडीए का अगला लाहेमल क्या होगा? देखिए, पहली बात जो मैं कह रही थी कि शख्सियात के ऊपर पूरे मुल्क की सियासत चल रही है, शख्सियात पे पार्लियामेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत चल रही है। तो जब तक ये शख्सियात से बाहर नहीं आएंगे तब तक इधर जमहूरियत नहीं आ सकती। आपने कहा कि अगर वो होगा, देखिए हमारी जीडीए अलायंस है और मैं हमारी, क्योंकि एक जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, जो भी इस अलायंस में, वो सब बैठ के आपस में फैसला करेंगे। मैं अकेले फैसला नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा फहमीदा साहब, आखिर में ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने आज ये फैसला किया है कि 63A की तशरीह के लिए अब वो रेफरेंस भेजेंगे और फिर अदालत से भी दरख्वास्त करेंगे कि इसको तशरीह करके जितने भी डायनामिक्स इसकी वाज़ेह की जाएं। क्या आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को अब एहसास हुआ है कि जो पहले वो कह रहे थे कि स्पीकर खुद से 63A की बेसिस पे वोट मुस्तरद करके रुकन को से डी-सीट कर देता है, गवर्नमेंट गलत थी पहले इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इस मुल्क में एक ऐसी चीज़ की चार्टर की ज़रूरत है कि जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनपुट आए, सबसे पहले। उसके अलावा 63A की इंटरप्रिटेशन, आई थिंक मेरी नज़र में पॉलिटिकली इस वक्त ये करना, बहरहाल ये उनके अपने पार्टी के अंदर जो भी फैसला है और जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्जा साहब, हमारे साथ मौजूद थी सारी सूरत हाल पर जीडीए के बतौर हम इत्तेहादी मौक़िफ़ से भी मैं आगे करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और अहम मामलात हैं जिन पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की सियासी हलचल में आज सिंध हाउस के बाहर जो कुछ हुआ, पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय क्या है? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध हाउस के बाहर जो कुछ भी हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? हेलो जी, एक तो साफ जाहिर है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी रेड जोन के अंदर इस हसास सियासी और खित्ते में जो हालात हैं, उस मोड़ पर ये हुक्मरान जमात के गुंडे यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें पता लगा दो MNAs भी इनके हैं, और इन्होंने जो जिस तरह का बिहेवियर इख्तियार किया वो आपने देखा। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और ये धमकियाँ जो दे रहे हैं बाहर खड़े होके, और इन्होंने जिस तरह की गुंडागर्दी और बर्बरियत का मुजाहरा किया है, बदतरीन मुजाहरा, वो मतलब कहीं दुनिया में कोई हुक्मरान जमात, लेटर ऑन कोई और जमहूरी कारकुनान को एंडोर्स नहीं किया जा सकता। अब इनके लीडरान कुछ कह रहे हैं कि जी ये तो गलत हुआ वगैरह। ये तो होना था जी, क्योंकि इनके लीडरों ने 2 दिन पहले
जिस तरह उनके मुनहरिफ MNAs को धमकी दी थी कि आपको इतने हजारों लाखों लोगों को क्रॉस करके आना पड़ेगा, मुश्तइल कारकुनान को एक धरने के दरमियान से और जाना पड़ेगा, तो वो जाहिर है लोग इनके कारकुन कानून अपने हाथ में लेंगे। तो ये तो इन्होंने जंगल बना दिया है कैपिटल को, और ये हुक्मरान जमात है जो अपनी डिग्निटी सेव कर ले भाई। ये अब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, क्यों अपनी बेइज्जती और मुल्क की झगड़साई करा रहे हैं। लेकिन शेरी साहब, उस साइड से आप पर भी इल्जाम ये लगाया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट पर कि सिंध हाउस में अरकान को रखा वो गैर कानूनी, फिर SSU को सिंध से निकाल के कैपिटल में ले आए इनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कानून हाथ में लेने के इल्जाम तो आप पर भी गवर्नमेंट की साइड से लगाए जा रहे हैं। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड सिंध हाउस का इस्तेमाल गैर कानूनी किया है। सारी दुनिया में ये होता है, मुस्तकिल होता रहा है, पूरी हुकूमतें सिंध हाउस में रही हैं। हाउ इज इट गैर कानूनी भाई? और ये पहली दफा मतलब ये देख रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की आप खुद जाके बैठ जाएं वहाँ, इंटरव्यू कर लें सबको। इसलिए इंटरव्यूज हुए हैं कल कि हॉर्स ट्रेडिंग जब होती है जब उनके MNAs डामाडोल होते हैं। अब आप इनको धमकियां दे रहे हैं, उनको इश्तियाल का एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, और बहुत से MNAs को तो टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज को धमकियां दी जा रही हैं, और ये कहीं नहीं होता। आप अपने इक़्तिदार के लिए इतने ज्यादा मतलब आपको चढ़ गई है चर्बी इक़्तिदार की, इतना आनी जानी चीज होती है। ये इनका रिश्ते का हिस्सा नहीं है जी, इनको समझना चाहिए। ये कानून हाथ में ये ले रहे हैं, और इनके MNAs जो हैं महीनों से कह रहे हैं कि हम इस PTI के टिकट पर अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सारी हकीकत जमीनी तो ये है, और ये बात इनको पता नहीं, क्योंकि इन्होंने एक फिरौनियत का एक तरीकेकार इख्तियार किया हुआ था। इनकी पार्टी खुद वैसे पार्टी है नहीं, लोगों का टोला है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो इनको पता ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को पता होता है उनकी गलतियां होती हैं, उनको पता होता है, कट ऑफ भी हो जाते हैं वर्कर्स से अक्सर और बेशतर, खासतौर से। बट ऐसे नहीं होता कि किसी को पता नहीं होता है कि इनके MNAs कितने नाराज हैं, और ये अच्छा, नई बात नहीं है। शेरी साहब, यहाँ तक तो बात बिल्कुल नॉर्मल है कि सिंध हाउस में ऑब्वियसली सिर्फ PTI के नहीं, पीपल्स पार्टी PMLN के अरकान भी मौजूद हैं, गेस्ट भी आते हैं। लेकिन जो दूसरा इसका एक पहलू है, अब ज़ाहिर कानून आप हमसे बहुत बेहतर समझती हैं, आप कानून की तौजीहात भी समझती हैं। जो SSU को सिंध से निकाल कर इनकी प्रोटेक्शन के लिए लाने का इल्ज़ाम है, क्या इसमें किसी किस्म की सदाकत है, और अगर है तो क्या ये कानून के मुताबिक है? मैडम साद भाई, अगर आज SSU नहीं होती तो यहाँ खून खराबा हुआ होता। जो फैमिलीज वहाँ ठहरी हुई हैं, उनकी ना इज्जतें, ना जाने, ना उनके जिस्म महफूज होते। इस किस्म के मॉब, और ये कोई आसान फैसला नहीं होता, इस किस्म के मॉब अगर मेंटालिटी फरोग दी जा रही है और उनको बार बार थपकी दी जा रही है। अब आज कह रहे हैं कि वो ये ना करें, शामिल मुदा की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये इनके लीडर ने कहा है कि तुम लोग, मैं नहीं जाने दूंगा किसी को। ये इन्होंने वैसे भी लॉजेस में लोगों के कमरों में हमले किए हैं, तो आई एम सॉरी, हमें हक है अपने लोगों को महफूज रखने का, उनकी जानें, उनकी फैमिलीज, उनकी इज्जतें। ये तरीका नहीं होता। सिंध हाउस एक ओपन रेड जोन में चीफ जस्टिस के घर के सामने है गालिबन, बिल्कुल, और ये एक ऐसा नहीं इलाका है जहाँ कोई चोरी चकारी हो। यहाँ ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। खुले आम सबको कल दिखाया भी है, और ये अपनी मर्जी से सब लोग आते हैं जी, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि हम अपने हलकों में जा नहीं सकते, अपनी शक्लें वहाँ नहीं दिखा सकते, महंगाई का इतना बुरा हाल है, और हम अपने वादे कोई नहीं पूरे कर सके हैं। तो जो पार्टी टिकट्स पे ज्यादातर लोग इलेक्शन जीतते हैं, कुछ अपनी साख पे जीतते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, पर जो पार्टी टिकट्स पे कर रहे हैं, वो तो अब बहुत से और लोग भी मैं समझती हूँ शिफ्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम PTI टिकट पर नहीं। अच्छा शेरी साहब, ये कितने लोग हैं PTI के जो सिंध हाउस में मौजूद हैं? कल तक कुछ फिगर सामने आए थे, क्या आज उतने ही हैं, 22 से 24 के करीब, या आपके पास मुसद्दका इत्तलात हैं? देखिए, मैं इत्तलात शेयर नहीं कर सकती। ये हम अपने कार्ड जो हैं अपने पास ही रखेंगे, और MNAs के नंबर्स भी इतने साथ रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो धमकियों का बाजार गर्म किया हुआ है, ये बढ़ता चला जा रहा है। हमें लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करनी है, और हमने उनसे वादा किया कि हाँ, आप हमारी सियासी छतरी के तले महफूज रहेंगे। ठीक है। ये और इलेक्शन भी ज़ाहिर है जीतेंगे अगला।
अच्छा शहरी साहब, इनमें से बेशतर अरकान का अगर सियासी माजी देखा जाए तो वफादारियां तब्दील करते रहे हैं। अब आज भी गवर्नमेंट इनको वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ने भी सॉफ्ट टोन इख्तियार किए, जो कल जारहाना अंदाज था वज़रा का वो आज तब्दील नजर आ रहा है हमें। क्या आप फिर भी भरोसा कर सकती हैं इन पे कि गवर्नमेंट के कहने पे ये वापस चले जाएं हुकूमती कैंप में? देखिए, कोई किसी की गारंटी मैं आपकी नहीं ले सकती, आप मेरी नहीं ले सकते। आपके जो भी जहन में हो, हम एक दूसरे के जहन में तो नहीं, दिल में नहीं घुस सकते। लेकिन बात यह है कि ये कह रहे हैं कि ज़मीर बेच रहा है। ज़मीर बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये लोग हैं जो अपने सियासत के पीछे अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, और बेशक इनमें कोई ऐसे लोग होंगे जो पार्टियां बदल चुके हैं, पहले जिन पार्टियों से गए उन्हीं में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं ना, अक्सर और बेशतर। तो ये तो सियासत में होता है। अब ये कह देना कि आप इनको वोट नहीं करने देंगे या पार्लियामान के इश्यूज हम पार्लियामान के बाहर सड़क पे सेटल करेंगे, या तो फिर गुंडागर्दी हुई ना, रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब, हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगे आकर नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, इन्हीं सियासी उमूर पर आपसे कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज जो सियासी डेवलपमेंट सामने आई, तहरीक अदम एतमाद और फिर सिंध हाउस पर जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये जो सिंध हाउस के बाहर आज सब कुछ हुआ PTI कारकुनान की जानिब से, 2 MNAs भी आपके थे, क्या आप बतौर लीडर PTI मजम्मत करते हैं इसकी? सर शदीद अल्फाज में रिएक्शन करने का तरीका होता है, ये जज्बात में उन्होंने रिएक्शन किया है। हम एक नॉन वायलेंट पार्टी हैं, हमने कभी वायलेंस में ना यकीन रखा ना कभी वायलेंस किया। मुझे बताएं कि अगर हमने ये करना होता तो ये फेडरल टेरिटरी के अंदर है ना, इस्लामाबाद के अंदर ही है ना ये आपका सिंध हाउस। तो अगर इनको इतना ख़तरा था तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो हमारे पास है, कैपिटल पुलिस तो हमारे अंडर है, FIA तो हमारे अंडर है, रेंजर्स तो हमारे अंडर है। तो हम सिर्फ सिंध पुलिस को, अपना इस्लामाबाद पुलिस को कहते हैं, कैपिटल पुलिस को कि जाके सराउंड कर ले सिंध हाउस, किसी को अंदर आने दें, बाहर जाने दें, क्योंकि अंदर रहने वालों को बड़ा खतरा है। हमने तो ये नहीं किया, हमने तो फ्री मूवमेंट रखी है। ये तो उन्होंने किया है, गेट बंद करके और जो लोग अंदर बैठा के रखे हुए और 400 पुलिस वाले ला के रखे हुए, ये सारा काम तो उन्होंने किया है। तो हमारे कारकुनान से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि ये आप बिगर पिक्चर देखें, कॉज को डैमेज ना करें। कॉज बहुत बड़ा है, ये जंग बड़ी पुरानी है और ये चलती रहेगी, ये चलता रहता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। लेकिन जो वहाँ पे हो रही है कीड़े मकोड़ों की ट्रेडिंग, हॉर्स तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मैं तो उसको कहता हूँ कि कीड़े मकोड़ों की ट्रेडिंग जो अंदर हो रही है, और वो कीड़े मकोड़े जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत गुस्सा है, शदीद गुस्सा है कारकुनान के अंदर, लेकिन सब्र और तहम्मुल से काम करें। इंशाल्लाह जीत हमेशा हक और सच की होगी, जिस पे इमरान खान खड़े हुए हैं। सामने तो 3 क्रिमिनल्स हैं, आसिफ जरदारी इस सारी सूरत हाल में, क्रिमिनल, बिल्कुल ठीक है, शरीफ। ये सिर्फ ये बताइएगा कि सारी सूरत हाल में जो आपके अपने कोलीग्स जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जब उनकी जानिब से ये बयानात सामने आ रहे थे कि हमारी तरफ से लाखों लोग इकट्ठे होंगे शाराए दस्तूर पर, फिर वोट देने के लिए उन्हीं में से निकल कर जाना होगा, देख लेंगे कि वो कैसे जाते हैं, क्या आप नहीं समझते कि इन्हीं बयानात से प्रोवोक हुए और फिर आपके कारकुनों ने आज जो सिंध हाउस के बाहर किया वो इन्हीं से लीड निकलती है? देखिए, मैं आपको चले इसका जवाब ऐसे देता हूं कि उन्होंने ये फजलुर रहमान ने कहा है कि जी वो जलसा करना चाहते हैं PDM और वोटेवर, हमने तो कभी मना नहीं किया। पॉलिटिकल एक्टिविटी है, कर लें, जो अपनी करना है कर लें। वो जलसा भी क्या करते हैं, मदरसों के बच्चों को लेके आते हैं, वो ले आए, कर लें, जो मर्जी कर रहे हैं, वो एक उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, हम तो नहीं मना कर रहे, हम भी जलसा करेंगे, हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं। तो वो जो भी, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया ना, कारकुन जलसे तो बहुत बड़ा होगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लेकिन मैं सबको मैं ये आजिज़ाना गुजारिश करूँगा कि सब्र का दामन ना छोड़े, जलसे करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें। उन्होंने एक कानूनी अमल किया है, एक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो उनका इख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने किया। हम अपनी जंग लड़के जीत के दिखाएंगे। और
हमारे पास भी कानूनी बहुत सारे तरीके हैं कानून के जो हम पॉलिटिकली इसको करेंगे, लेकिन इस तरह मैं समझता हूं कि वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज तसादुम की पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं की। लेकिन अली ज़ैदी साहब, अब ये जो सारी सूरत हाल कल भी हमने देखी, जो पीटीआई के नाराज अरकान सिंध हाउस में मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ भी जब सामने आया, फिर जो रद्द अमल आपके पुलिस की जानिब से सामने आया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक साबका बयान जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, उससे पहले उनका एक बयान था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं और जो अरकान समझते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद नहीं है, उनका जमहूरी हक है, वो उनके खिलाफ वोट दे सकते हैं। लेकिन अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप कहते हैं कि हम 63A लागू करेंगे, उन्हें डी सीट करेंगे और वो ज़मीर फरोश हो गए हैं, तो सर ये फर्क क्यों है? फिर बड़ी आपने वैसे कोई कंपैरिजन ही उल्टा कर रहे हैं सादा, आप तो पढ़े लिखे एंकर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो अगर समझता है तो वो तो समझे ना, वो फिर हमारी पार्टी के टिकट पे तो ना रहे। ये तो हमारी पार्टी के टिकट पे, मंशूर पे, तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पे, इमरान खान की वेव पे बने हैं, इलेक्शन जीत के आए ना, MNAs बने हैं। नहीं, तब भी प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़ेह कर दिया था कि वो पार्टी छोड़ के खिलाफ वोट देना, तो उनको एक जी बिल्कुल छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, फिर जाके इलेक्शन लड़ ले। मतलब ये क्या बात हुई? आप इलेक्शन लड़ ले जाके, फिर उसके बाद जाके ऑपोजिशन में बैठ जाएं, उनकी सीटें ज़्यादा करके इलेक्शन जीत के हुकूमत बना लें। ये थोड़ी कोई होता है। और ये 18वीं तरमीम के बाद यही तो लेके आए, सारी चीज़ें तो करें, फिर हम तो उसी की बात कर रहे हैं। कानून तो जो है कानून के दायरे में खेले ना। तो फिर अली ज़ैदी साहब, ये जो अरकान सामने आए हैं इस मरतबा, क्या आप इनको ओपनली कह रहे हैं कि ये इस्तीफा देके आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के आए, या फिर अब इन्हें राजी करने के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? मैं तो दोनों बातें कर रहा हूं जो आपने की हैं। अगर किसी ने बातचीत करनी है राजी, लेकिन अगर उन्होंने पैसे पूसे पकड़ लिए वो भी ठीक है, ले ले, पकड़ लें। वो पैसे वैसे जो दे रहे हैं वो आप ही के पैसे और मेरे पैसे और आवाम के पैसे ही बांट रहे हैं ना, उनकी जेब से तो नहीं चोरी कोई पैसा है। तो आप जाके वो अपने हलकों में लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई स्कूल खोल दें, कोई अस्पताल ठीक करा दें, क्योंकि इन्होंने तो करना कोई नहीं, जरदारी ने पैसा तो वो लगा रहा है। सो अगर और उसके बाद बातचीत करनी है, बातचीत का रास्ता तैयार है। नहीं करना तो आप इस्तीफा जमा कराएं असेंबली में जाके स्पीकर को, और बोले मैं बाई इलेक्शन लड़ूंगा, हम फौरन बाई इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन पैसा लेकर अपना जमीर बेचना, ये एक बहुत संगीन जुर्म है। मेरा पैसा अगर है, डेफिनेटली मैं भी टैक्स पेयर हूं, मैं इस पैसे को ओन कर रहा हूं, तो एक टैक्स पेयर की हैसियत से मेरा हक भी है कि अगर इल्जाम लग रहा है मेरे रिप्रेजेंटेटिव पे पैसा खरीद कर बिकने वाला, तो उसके सबूत मेरे सामने आए। अब गुज़श्ता काफ़ी दिनों से शेख साहब भी, आप भी, फवाद चौधरी साहब भी, तमाम हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि पैसे पर ये बिके हैं। सर, सबूत सामने लेकर आए, हम सब वोटर्स, हमारी आंखें खुलें और फिर इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। साद, क्या बातें कर रहे हो? आपने देखे नहीं है वीडियोस के इतने बड़े बड़े रखे हुए? पिछली दफ़ा आंखें नहीं खुली थी? हाँ, सेनेट के इलेक्शन में आंखें नहीं खुली थी? वो जो पेशावर, वो जो किधर, वो जो नोटों के ऊपर रखे हुए वो गिन रहे हैं, बैग पे डाल रहे हैं, आप लोगों की आंखें नहीं खुली थी उस वक्त? उनके साथ क्या कौन सा सबूत चाहिए आपको? उनके साथ क्या किया? कितनी दफा टीवी के ऊपर कितनी चीजें लीक हुई हैं? हम ये वो है पार्टी, इमरान खान वो लीडर है कि जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ था, जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, KPK के अंदर से हमने अरकान को फारिग किया था। बिल्कुल। तो इनको भी हम शो कॉज तो देंगे ना, एक प्रोसीजर पूरा हम फॉलो करेंगे कानून में। ये तो सारी दुनिया ने देख चुकी। किस आदमी को इस मुल्क में नहीं पता क्या? अच्छा चले, मैं आपको ये बताता हूँ, सवाल पूछता हूँ आपसे। ये जो ओमनी ग्रुप की GIT है जी, या जो ज़हर बलोच की GIT है, या जो निसार मुराई की GIT है, या जो ये GITs बनती आई हैं इस मुल्क में, ये GITs जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान के सिग्नेचर होते हैं ना उसके ऊपर, जब भी वो फाइनल कॉपी बनती है, राइट और रॉन्ग? तो वो जॉइंट ऑपोजिशन टीम जो होती है, इंटेरोगेशन टीम, उसके मेंबरान जो होते हैं, उनकी आपने जरा रैंक्स तो देखें। कोई कर्नल है, कोई होता है ब्रिगेडियर, कोई रेंजर्स का होता है, कोई FIA का डायरेक्टर होता है, कोई पुलिस का SP होता है, पता नहीं SSP होता है, कोई 20 ग्रेड से ऊपर के अफसर होते हैं। अब आप मुझे बता रहे हैं कि वो सारे झूठ बोलते आए हैं। मतलब प्रूफ इज राइट देयर, सारी दुनिया देख रही है कि प्रूफ है क्या। अब अच्छा, यहाँ का जुडिशियल प्रोसेस है, वो अपना टाइम लेता है, लेकिन प्रूफ तो सारी दुनिया को पता है। मुझे सिर्फ यही बताते हैं कि जरदारी को, अच्छा मैं आपको प्रूफ देता हूँ, मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ।
मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू मैं प्रूफ देना चाहता हूं। मैं आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त गुजारिश करता हूं कि ईसीपी की वेबसाइट खोलें और बिलावल जरदारी के गोशवारे निकालें। पब्लिक है, मैं भी पब्लिक हूं, मेरे भी पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक फिगर के पब्लिक होती है ना। और वो गोशवारों से उनसे बुला के सवाल पूछें कि क्या आपके नाना लंदन के प्राइम मिनिस्टर थे या आपकी वालदा दुबई की प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि सारी की सारी आपकी जायदाद जो उसमें लिखी हुई है और जो आपको इनकम आती है वो सारी इनहेरिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, इनहेरिटेंस, ये सारा पैसा बाहर गया कैसे इनहेरिटेंस का? मतलब सवाल ये है कि वो तो सर शाहनवाज भुट्टो छोड़ गए थे क्या बाहर पैसा लंदन और दुबई में? ये पैसा बाहर कैसे गया है? तुम इनहेरिटेंस पे रह रहे हो और आके लेक्चर देते हो या टीवी के ऊपर बैठ के सारा दिन और सवाल पूछ रहे हो इमरान खान से जो बाहर कमा के यहाँ ले आया। चलो छोड़ो, अपने वालिद से ही पूछ लें कि वालिद मोहतरम, ये जो हम जिस आलीशान महल में रहते हैं और जो हमारे लाहौर में और बिलावल हाउस और कराची में बिलावल हाउस और वो कराची के बाहर बहरिया टाउन में बिलावल हाउस और इस्लामाबाद में बिलावल हाउस और यहाँ जरदारी हाउस और ये सक्कर के नवाबशाह के बड़े बड़े महल बन गए हैं, जो हम ये प्राइवेट जहाज़ों में घूमते हैं, जो हमारी कभी हमें फिक्र ही नहीं है कि 10 करोड़ चाहिए कि 50 करोड़ चाहिए। ये सारा पैसा आया कहाँ से? क्योंकि आप तो इतने बड़े जमींदार थे कोई नहीं। मैं तो जानता हूं उनके खानदान को, आप तो इतने बड़े जमींदार थे कोई नहीं। आप तो, आपके जो इनके दादा थे वो तो एक सिनेमा के मालिक थे और थोड़ी बहुत जमीनें थी उनके पास। चले इससे तो बहुत बड़े बड़े लोग जमींदार कैसे आया? ये कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? और ये सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवाल उनसे मेरी बात खत्म हो जी नहीं पूछे जा रहे। ये कोई अली ज़ैदी साहब, वो अरकान जो इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं उन पर तो ठीक है ज़मीर फरोशी का इल्जाम लगा दिया गया, लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही तहफ़्फ़ुज़ात आज आपके एक और मुजफ्फरगढ़ से एमएनए ने भी इजहार किया। फिर आमिर लियाकत साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ ओपनली नहीं कहा कि वो इमरान खान साहब का साथ देंगे, उन्होंने भी अपनी न्यूट्रलिटी का और वक्त आने पर फैसला करने का ऐलान किया है। लेकिन आपके अरकान की जानिब से यही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत काम नहीं कर रही या फिर प्राइम मिनिस्टर उन्हें मिल नहीं रहे। तो 4 साल में फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात उनके अब सामने क्यों आ रहे हैं? फिर रेट लग गया है तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, और मैं से ज्यादा क्या बात करूंगा। तो जो मुजफ्फरगढ़ से आपके एमएनए हैं आज गोपांग साहब, उनका भी रेट लग गया? नहीं, अगर उनके देखें गोपाल साहब और बाकी भी एमएनएज, मैं रिस्पेक्टफुली उनसे कहता हूं, सबसे कहता हूं, देखिए रोज इमरान खान साहब क्या बनी गाला में या अपने दफ्तर में वो हर वक्त मिलते हैं एमएनए से। कितनी दफा मिलते हैं? हर वक्त मिलते हैं। और अगर आपकी कोई शिकायतें दूर नहीं हुई उसके, और जो अगर आप नहीं मिल सक रहे तो आपके और वज़रा हैं, आप उनसे मिले। मेरा दरवाजा तो हमेशा खुला रहा है और जो भी आया हमने कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला उनका। देखिए कहने का मकसद चीफ व्हिप है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट हो एक टिकट पे और जाके। बिल्कुल ठीक है। ये सिंध हाउस वाले अरकान के नाम सामने आने के बाद गिल साहब ने ये कहा था कि ये चेहरे बहुत पहले बेनकाब हो चुके थे, प्राइम मिनिस्टर अपनी शराफत में कुछ नहीं कह रहे। ये गिल साहब ने हमसे बात करते हुए कहा था 2 रोज पहले। तो क्या आपके पास मजीद नाम भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है जो अरकान आपके बागी हो चुके हैं, और कितने नंबर हैं उनके? सर देखिए, कभी भी साथ सामने कोई नहीं आता। हमारे पास नाम एजेंट आते रहते हैं, जॉब माइनस होते रहते हैं। कल एक टीवी चैनल ने रिपोर्ट चला दी थी, पता नहीं 5-6 लोगों के रात को बैठ के कराची वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हम तो यहाँ बैठे हैं कराची में खुले सामने, हम मरेंगे जिएंगे इमरान खान के साथ, आपने हमारा नाम क्यों चला दिया? सो देयरफॉर ये चलता रहता है सिस्टम। बट जब कोई सामने आता है तो फिर होता है ना, ये बिल्कुल कोई गलत बात है कि जी आप, मैं तो कहता हूँ ना, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। वो अगर खुद आके नाम ले फिर पता चले। और अगर किसी को शिकायत है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा दरखास्त कर रहा हूँ, इस्तीफा जमा कराएं। आज देखे ना वो राजा रियाज के ऊपर उनके लोगों के कॉल लीक हो गई है उनकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर अपने मौक़िफ़ से आगे आकर नाज़रीन हमारे साथ इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर हम आपसे, जो कानूनी इस वक्त गवर्नमेंट हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, 63A की जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है, क्या उसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है सर बतौर माहिर कानून, आप समझते हैं? जहाँ तक तो ताल्लुक है 63A के चंद पहलुओं का, उसमें तो कोई गालिबन
जरूरत नहीं है उसकी इंटरप्रिटेशन या तशरीह करवाने, क्योंकि जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जो वोट डालता है अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ, जो मेंबर वोट डालता है वो मेंबर नाअहल हो जाता है। जब किस वक्त से नाअहल हो जाता है वो भी बड़ा क्लियर है। उस वक्त से जब के उसको पहले नोटिस मिलेगा पार्टी के हेड से और जमात के सरबराह से, फिर उसको वो जमात का सरबराह कंसिडर करके और भेजेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारी कन्वीन करेंगे, नशिस्त करेंगे सारी इलेक्शन कमीशन की, सब मेंबरान की। वो मेंबरान उसको नोटिस देंगे उस मेंबर को, और मेंबर की बाकायदा सुनवाई या ट्रायल होगा। वो 1 दिन लगे 10 दिन लगे, उसमें वो जितना टाइम लगेगा उतना टाइम वो मेंबर ही है। वो जिस दिन मेंबर वो खत्म होता है इस मेंबरशिप से, जिस रोज ये डेली शिक नंबर 4 कहती है, जिस रोज वो उसके खिलाफ फैसला देती है इलेक्शन कमीशन, उस वक्त तक वो पूरा मेंबर है। उसका वोट भी काउंट होगा, चाहे वो अपनी पार्टी के हक में हो चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ हो, और उसको रोका भी नहीं जा सकता वोट करने से। और ये कि वो बाकी भी हर तरह से मेंबर रहेगा, वो कमेटीज में हिस्सा ले सकेगा। अगर चेयरमैन है किसी कमेटी का, चेयरमैन रहेगा। हाउस में जाके तकरीर करना चाहता है तकरीर कर सकेगा, बाकी दीगर वोट दे सकेगा किसी बिल पे या किसी और मामले पे। तो वो ये एक इबाम रहता है, उठाया गया है कि जी वो जिस वक्त वोट डालने का इरादा कर ले अपनी पार्टी के खिलाफ, उस वक्त उसको रोका जा सकता है। जी नहीं, जिस वक्त वो वोट डाल दे अपनी पार्टी के खिलाफ और वो वाजे हो, नजर आता हो कि वोट उसने डाला, क्योंकि ये ओपन वोटिंग है, तो फिर उसको उस दिन से वो मेंबर नहीं रहेगा। जी नहीं, जिस दिन इलेक्शन कमीशन पूरा मुकम्मल फैसला देगी और उसके ट्रायल के बाद उस रोज से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ उस टर्म के लिए है या फिर इसे ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन से भी ताबीर किया जा सकता है? गवर्नमेंट ये स्टांस लेके आ रही है। ये अब एक दिलचस्प सवाल है आपने जो किया है, और बड़ा मौजूद सवाल है। ये चौथा सवाल था जो उठता था, और मुझे इसको अपने पहली बहस में लाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आपने उठाया है, बिल्कुल ठीक उठाया है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ने जो 63 और दीगर आर्टिकल्स की जो तशरीह की है, उससे नजर आता है कि 2 किस्म के आर्टिकल्स हैं। एक वो आर्टिकल है जो गवर्न होते हैं असफंदियार खान वली के केस से, जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन बंदे को सब्सटेंटिव सजा काट लेने के बाद 10 साल बाद तक चलती है। 10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में 20 साल से कम करके 10 साल कर दिया। एक वो दूसरी लाइन ऑफ केसेस है जो पैनामा के केसेस, पैनामा हो गया, वो बलोच वाला केस हो गया जो कि ज्यादा रिसेंट है। इन दोनों में कंसिडर करके उन्होंने कहा है कि इन ऐसे मामलात में ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मियाँ साहब कहते रहे ऐसे हैं, और नून वाले कहते रहते हैं कि जी पैनामा से ओकामा निकल आया, पैनामा शुरू हुआ ओकामा, यानी ओकामा तो कोई काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म ही नहीं। हालांकि ओकामा बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत सीरियस। बिल्कुल ठीक है एतजाज साहब, ये आपने मियाँ साहब का जिक्र हमारे पिछले प्रोग्राम में भी एक दफा किया था। आपने कहा था कि वो सियासतदान हैं और वो सियासत कर गए हैं, उनका बाहर होना, मुल्क से बाहर चले जाना, उनकी साहबजादी का भी जमानत पे रिहा होना। लेकिन अभी ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं तहरीक एतमाद में, इस पे तो सारा महवर इल्जामात का और पॉलिटिक्स की गेम का वो तो आसिफ अली जरदारी साहब पे डाला जा रहा है कि वो सियासत कर गए हैं बहुत बड़ी। हाँ नहीं, इस वक्त तो जरदारी साहब पे डालते हैं। वो नून लीग वालों का तो मशगला ये है कि डिफ्लेक्ट कर देना, और वो जरदारी साहब पे, हालांकि जरदारी साहब ने तो ना कोई इतना मुतनाज़ बयान दिया है, ना कोई ऐसी बात की है। ये तो आप कहते हैं, वो आप देखें ना, वो बात जो राजा रियाज कर रहा है, राजा रियाज कहता है कि
हमारे इतने 24 लोग हैं जी जो डिस्कस कर रहे हैं, और इससे ज्यादा होते अगर मुस्लिम लीग नून इससे ज्यादा टिकट दे सकती, उनके पास भी गुंजाइश नहीं है। यानी ये टिकटों के पीछे बिके हैं, ये तो बिकना हो गया। ठीक है, तो एतजाज साहब, मौजूदा सूरत हाल में क्या आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई रास्ता है अब अपने आप को बचाने का? किसको? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास? जी प्राइम मिनिस्टर को वो तो गिनती भी बात है सारी, वो तो रियाजी का मसला है। उनसे अगर उनके इत्तेहादी टूट जाते हैं तो तब भी मेरा ख्याल है मुश्किल होगा उनके लिए, इमरान के लिए ये जीतना। अगर इत्तेहादी MQM और चौधरी परवेज इलाही और बाप उनसे अलहदा हो गया तो तब भी वो नहीं जीत सकते। अब उनका काम है वो किस तरह वो इत्तेहादियों को और अपने लोगों को, बाकी लोगों को, राजा रियाज के सामने आ गए ना, उन्होंने कहा तो मुझे टिकट मिल रहा है मुस्लिम लीग नवाज का, इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। वो तो एक उन्होंने साफ ही एतराफ इकबाल कर लिया कि मैं और बाकी भी हमारे जैसे जो है वो सारे जा रहे हैं टिकट के पीछे। अब आप टिकट की लालच दें या पैसे की लालच दें या प्लॉट की लालच दें, लालच है, और ये वोट का बिकना है, और वोट का बेचना या खरीदना ये जुर्म है। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। वैसे ही अपने इलावा अजी के अपने वोटरों की आप पासदारी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। और आप कोई इमरान खान को फायदा होता है या कितना नहीं होता, वोट तो उसके खिलाफ काउंट होगा। और बात ये आदाद और शुमार की है, अरिथमेटिक की है, रियाजी की है कि कितने वोट उनके खिलाफ पड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर 172 आते हैं कम अज कम, तो वो उसी वक्त वजारत उज़्मा से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।